वृंदा अपने पृथ्वीलोक जाने की सारी तैयारी करके अपने माता पिता के पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद बोलती है। पिताजी, अब मैं पृथ्वीलोक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ उसे संपूर्ण करके जल्दी लौट आऊँ, क्योंकि मेरे वर की तलाश के साथ ही इस नागलोक को एक भावी राजा मिलेगा। तुमने सही कहा पुत्री, तुम्हारे होने वाले पति पर होगी संपूर्ण नागलोक और नागमणि की जिम्मेदारी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ तुम उचित तरह से परख कर ही उस मनुष्य को ढूंढना जिसको शिवजी ने तुम्हारे लिए चुना है, अन्यथा ये नागलोक किसी गलत राजा के हाथों तबाह हो जाएगा। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं नागिन वृंदा नागलोक की होने वाली भावी रानी और नागमणि की सबसे बड़ी रक्षक कभी भी अपने जीवन में कोई गलत फैसला नहीं लूंगी। और याद रहे पुत्री, तुम्हारे नागिन होने का राज किसी और मनुष्य को पता न चले। तुम अपना ये नागिन रूप सिर्फ अपने होने वाले वर को ही दिखा सकती हो धरती पर, क्योंकि तुम्हारा होने वाला वर कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। जी माँ, मैं अपनी मान मर्यादाओं को अच्छे से जानती हूँ और एक नागिन होने के सारे दायित्व भी अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए आप चिंता मत करिए, मैं अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपने जीवन साथी की तलाश करूँगी। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर वृंदा नागलोक के मुख्य द्वार की ओर चल देती है, जहाँ उसको रास्ते में नित्यांत मिलता है, जो उससे बोलता है। जा रही हो वृंदा? हाँ मेरे मित्र, अब तुम मेरे बिना यहाँ रहना, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी लौटूंगी इस नागलोक में भावी राजा को लेकर। पृथ्वीलोक पर कभी भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि तुम मेरे लिए पृथ्वीलोक तो क्या पाताल लोक तक भी भागे चले आओगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अब इतनी काबिल हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वृंदा नागलोक के मुख्य दरबार की ओर चली जाती है, तो वहीं धरती लोक पर सर्वेश अपने दोस्त संग एक लॉन्ग ट्रिप पर अपनी जीप में निकल जाता है, जहां अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे नागलोक से इंसानी रूप में प्रकट होकर वृंदा आती है और उसको अपनी गाड़ी के आगे ऐसे अचानक आता देखकर सर्वेश जल्दी से ब्रेक मारता है और गुस्से में गाड़ी से उतर कर कहता है, ए पागल है क्या? मरने का इतना ही शौक है तो किसी ट्रक के नीचे क्यों नहीं आ जाती तू? मेरी गाड़ी के नीचे आ रही है। हट। वो क्षमा कीजिएगा, वो मैंने आपको देखा नहीं। एक पल के लिए सर्वेश वृंदा के खूबसूरत चेहरे को देखकर आगे कुछ बोलना ही भूल जाता है, जिस पर मयंक उसे होश में लाते हुए बोलता है। हाँ बोल सर्वेश, अभी तेरी गाड़ी के नीचे आ जाती तो तेरे पापा तो तुझे ही गलत समझते। हाँ तो फिर इतना रुक रुक के क्यों बोल रही हो? हकली हो क्या? नहीं तो वो तो मैं बस इस जगह नहीं हूँ इसलिए। हे भोलेनाथ, पृथ्वीलोक आते ही ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, अब क्या करूं? मैं तो अकेली हूँ, कैसे संभालूं? यहाँ इस समस्या के सामने मैं घबरा गई। काश नित्यांत मेरे साथ होता, उसने हर कदम पर मेरी मदद की है, लेकिन अब वो कहाँ आएगा? अरे चुप क्यों हो? बोलो ना, गूंगी हो गई हो क्या? मयंक के इतना बोलते ही उसके पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था, और वृंदा की साइड लेते हुए वीर बोलता है, क्या हुआ? क्यों एक लड़की को परेशान कर रहे हो? तुम अमीर ज़ादों को कोई काम नहीं है जहाँ लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं? ओ हेलो, जानता भी है हम है कौन? तुम जो भी हो, तुम्हें ऐसे किसी लड़की को बीच रास्ते में से डराने का कोई हक नहीं है। और तुम हटो वहाँ से, उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हुई हो। जाने दो इन बिगड़े नवाबों को। इसकी तुम जाने दे सर्वेश, वैसे भी तुझे पता है तेरे पापा एमएलए हैं, और ये छोटे मोटे पंगों से ना उनकी इमेज को खराब मत कर, इसलिए चल यार चल। मयंक सर्वेश को गाड़ी में बैठाता है, जिसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और साइड में खड़ी वृंदा के पास जाकर वो लड़का बोलता है, हे मैं वीर, तुम इस शहर में नई आई हो क्या? तुम जानती नहीं हो ऐसे सड़क के बीचों बीच आने से कोई तुम्हें उड़ा के सीधा ऊपर पहुंचा सकता है। मेरा नाम वृंदा है, वो मुझे पृथ्वीलोक के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, इसीलिए। क्या मतलब?
ये मैं कैसी भाषा बोल रही हूँ? मुझे यहाँ किसी को पता नहीं लगने देना है कि मैं एक नागिन हूँ, लेकिन शायद इस इंसान का स्वभाव अच्छा है, तो क्या मैं इससे मदद मांग सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मैं इस जगह पर नहीं हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे घर चाहिए रहने के लिए। आई क्यों हो यहाँ? किसी की तलाश में आई हूँ। इतना बोलकर वृंदा की आंखों के सामने बार बार सर्वेश का चेहरा आने लगता है और वो जब भी आंखें बंद करती तो उसको वही चेहरा दिखाई देता। ये देखकर वो खुद से कहती है, मुझे मेरी आंखों के सामने उस गाड़ी वाले लड़के का चेहरा क्यों दिख रहा है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किराए का घर दिला दूं। इन बातों का ध्यान ना देकर वृंदा पहले अपने रहने और बसने का इंतजाम करती है। एक अनजान इंसान वीर की मदद से उसको वहाँ रहने को घर मिल जाता है, जहाँ वो बैठकर खुद से कहती है, पहला पड़ाव तो पार कर लिया मैंने, अब मुझे अपने प्यार की तलाश करनी है। वृंदा के पृथ्वीलोक आने के बाद से कोई उस पर नजर रखे हुए था और उसके हर कदम को कोई जादुई गोली पर देख रहा था, जो उसके रहने खाने के इंतजाम को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम आ ही गई नागिन वृंदा, पृथ्वी लोक। अब देखना, यहाँ से शुरू होगा नाग कन्या के जीवन का एक अलग अध्याय, जिसमें होगी षड्यंत्र की बाजी। एक तरफ वृंदा पृथ्वी लोक आकर अपनी इंसानी जीवन में बसने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के संग क्लब में पार्टी कर रहा सर्वेश बार बार अपनी आंखों के आगे वृंदा का चेहरा आने पर नशे की हालत में अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाई, वो लड़की कितनी खूबसूरत थी। सच में यार, मुझे अफसोस हो रहा है, आखिर मैंने उसे छोड़ा क्यों? काश उसे साथ ले आता तो यहाँ मजे करते। अच्छा भाई, हम भी क्या? चुप कर साले, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं लगती मुझे। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसे मेरे लिए ही बनाया है। उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी बोली, दीवाना कर दिया यार उसने मुझे। बस एक मुलाकात में सर्वेश किसी लड़की का दीवाना हो गया, फिर तो जरूर उस लड़की में कोई बात होगी। तू चिंता मत कर हमारे दोस्त, तेरे लिए कल तक उस लड़की का पता हम लगाएंगे। सच में यारो, तुम दोनों मेरे जिगरी यार हो। 14 साल की उम्र से तुमने मेरा हर काम में साथ दिया है, फिर वो काम चाहे कैसा भी हो, याद है ना? अरे बस बस सर्वेश, अरे तूने ज्यादा पी ली है। अरे इसको चुप करवा, वरना आज तक के सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख देगा ये हमारे। देर रात होने की वजह से सर्वेश के दोस्त उसको घर ले आते हैं, जहां अपने बेटे को अपने दोस्तों के कंधों पर घर आते देखकर वीरेंद्र बोलता है, अरे इस लड़के को मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं है। मेरे पूरे काम का भार इसके कंधों पर आना है और ये खुद किसी और के कंधे पर आ रहा है। अरे अरे इसको कमरे में सुला दो और तुम दोनों आज रात यहीं रुकोगे। मुझे सुबह तुम तीनों से कुछ बात करनी है। जी अंकल। मयंक और कुलदीप सर्वेश को उसके कमरे में सुलाकर खुद भी गेस्ट रूम में जाकर सो जाते हैं। तो वहीं सर्वेश के घर के बाहर एक भयानक सा दिखने वाला राक्षस उसके पिता की पूरी कोठी को घूरते हुए कहता है, आखिर तेरी मौत आने वाली है सर्वेश, जल्दी ही तुझे तेरी मौत से रूबरू करवाऊंगा। तेरी मौत की खबर सुनकर मेरे आका बहुत खुश होंगे। इतना बोलकर वो राक्षस अचानक ही गायब हो जाता है और वहीं वृंदा के उसी वक्त अचानक ही एक खरोच लग जाती है और उसके शरीर से खून बहने की जगह नीला रक्त निकलने लगता है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये क्या, इस चोट को भी अभी लगना था। कहीं ये नीला रक्त किसी ने देख लिया तो मेरे इंसान न होने का सभी को शक हो जाएगा। वृंदा इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी पीछे वीर हाथों में खाना लिए खड़ा होता है। तो क्या वीर ने वृंदा का नीला रक्त देख लिया? और आखिर सर्वेश के पीछे किसके राक्षस पड़े हैं? साथ ही वृंदा की प्यार की तलाश आखिर किसके ऊपर जाकर रुकेगी? इन सभी सवालों के जवाब तो आपको आगे आने वाले भाग में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ नाग कन्या के अगले भाग में। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की घड़ी प्रारंभ हो चुकी थी। चांद अपनी रोशनी से पूरे जगत को उजागर कर रहा था। पूरा नागलोक
फूल और बेल पत्रों से सुशोभित था। सभी नाग नागिन अपने अपने कक्ष से रेंगते हुए भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां उपस्थित गुरुदेव नागिन नगीना से कहते हैं, नगीना, इस बेल पत्र को शिवलिंग पर अर्पण करते हुए 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। जैसे ही चांद की रोशनी इस शिवलिंग पर प्रकाशित होगी, उसी क्षण तुम्हें तुम्हारा इच्छाधारी नागिन रूप मिल जाएगा। गुरुदेव के कहे अनुसार नगीना ऐसा ही करती है। चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो एक सुनहरी नागिन में बदल जाती है। उसके सुनहरे नागिन अवतार की चमक सभी नाग नागिनों की आंखों में चुभने लगती है और तभी एक चितकबरी नागिन बोलती है, अरे ये इतना दिव्य प्रकाश कैसा है? हाँ, ये प्रकाश मेरे नेत्रों में दर्पण की भांति चुभ रहा है। कहीं मेरे नेत्र इसकी चुभन से बाहर ही ना आ जाएं। हम सभी नागलोक वासियों की ओर से तुम्हें तुम्हारे इस इच्छाधारी शक्तियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारे इस सुनहरे रूप के कारण आज से तुम सुनहरी नागिन कहलाओगी। धन्यवाद गुरुदेव। सुनहरी नागिन, वो भी हमारे नागलोक में। इसका ये सुनहरा चमकीला रूप तो खड़े सोने की भांति चमक रहा है। ये कैसा अन्याय है भोलेनाथ का। एक और मुझे इस नागलोक की सबसे भद्दी और चितकबरी नागिन बनाया, दूसरी तरफ इसे इतनी चमकदार और सुनहरी नागिन बनाकर भेज दिया। सुनहरी, तुम्हारा ये रूप पूरे नागलोक में सबसे प्रशंसनीय है। आज से तुम इस संपूर्ण नागलोक की सर्व सुंदरी नागिन हो। गुरुदेव, एक नागिन को रूप से नहीं बल्कि गुण से सुंदर होना चाहिए। बस करो अपना ये मिथ्यापूर्ण छल। जली चितकबरी, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों के बीच इसी क्षण युद्ध का ऐलान हो जाए। कर दो वार और उतार दो एक दूसरे के अंदर अपना जहर, ताकि कोई तो निपटे। सुनहरी नागिन के सुंदर रूप से जल भुनकर चितकबरी नागिन गुस्से में वहाँ से निकलकर नाग वाटिका में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे नेत्रा नागिन भी वहाँ पहुंचकर कहती है, अरे अरे चितकबरी, इन बेचारे नाजुक पुष्पों पर क्रोध उतारने का कोई लाभ नहीं। अब तो तुम्हें सुनहरी के खूबसूरत रूप को रोज ही देखना है, इसलिए आदत डाल लो। कदापि नहीं, मैं उस सुनहरी नागिन की आदत नहीं डालूंगी, पर उसके लिए आफत अवश्य खड़ी करूंगी। इस वक्त क्रोध की ज्वाला मेरे अंदर भड़क रही है। जलन के कारण ही तो सुंदरी की जगह चितकबरी नागिन का जीवन काट रही है। नागिनों के नाम पर चितकबरा धब्बा है ये, पर मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। नेत्रा कहाँ ओझल हो गई? कहीं नहीं। वैसे तुम क्या करने वाली हो, कुछ सोचा है? कल अपने नेत्रों से ही देखना। छोड़ दो कल का ऐलान और मिटा दो एक दूसरे का नामो निशान। अब मेरे कहने का मतलब है सुनहरी का नामो निशान। वक्त गुजरने के साथ अगले दिन चितकबरी सुनहरी नागिन के कक्ष में प्रवेश करती है, जहाँ सुनहरी कहती है, अरे चितकबरी, तुम मेरे कक्ष में आओ, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि तुम्हें इस नागलोक से बाहर का रास्ता दिखाने आई हूँ। पर ऐसा क्यों? मैंने तो नागलोक का कोई भी नियम नहीं तोड़ा। नियम तोड़ने से भी बड़ा अपराध किया है। तुम्हारा ये सुनहरा चेहरा ही सारी फसाद की जड़ है। जब से तुम इच्छाधारी सुनहरी नागिन बनी हो, मेरी चितकबरी के शरीर के साथ इसकी नींद और होश भी उड़ गए हैं। मैंने तो तुम्हारी नींद्रा पर कोई पहरा नहीं लगाया। तुमने नहीं, तुम्हारे इस सुंदर सुनहरे रूप ने मेरे हृदय पर गहरा घाव दिया है। तुम्हारे इस सुंदर रूप की चमक मेरे नेत्रों में चुभ रही है। या तो तुम्हें यहाँ से निष्कासित होना होगा, या फिर ये अपना सुनहरा रूप त्यागना होगा। ये दोनों ही शर्तें मेरे लिए संभव नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है, फिर तुम्हें अपना रूप भी अद्भुत लगने लगेगा। सच में। अपनी बातों का चक्र घुमाना बंद करो। अगर तुम्हें इसके चितकबरी नागिन रूप से इतनी ही हमदर्दी है, तो तुम ही इसे अपने प्रतिबिंब की छाया अर्पण कर दो ना, जिसमें देखते ही इसके चितकबरे रूप की काया पलट हो जाए और इसका डिफेक्टेड नागिन अवतार कभी दोबारा ना दिखे। कर सकती हो? बोलो। ये नागिन सिर्फ अपने सुनहरे रूप को दिखाकर मुझे जला सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मेरा बस चले तो इसे ज्वालामुखी की धधकती अग्नि में स्वाहा कर दूं। इस तरह दोनों नागिनें सुनहरी नागिन की खूबसूरती के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। वक्त गुजरता है। एक दिन नेत्रा नागिन सुनहरी की गैर मौजूदगी में रेंगते हुए उसके कक्ष में प्रवेश करती है और कहती है, ये सही अवसर है
सुनहरी नागिन के यहाँ आने से पूर्व मुझे उसकी केचुली खोजनी होगी। मिल गई केचुली। सुनहरे रूप के साथ इसकी तो केचुली भी एकदम सोने जैसी प्रतीत होती है। अब मैं इस केचुली की सहायता से इच्छा प्राप्ति यज्ञ करके उसके समान ही सुनहरे रूप में बदल जाऊंगी। इतना कहते हुए नेत्रा नागिन सुनहरी की केचुली चोरी करके अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसकी केचुली को अग्नि में झोंक देती है। अपनी केचुली के जलने पर सुनहरी नागिन दर्द से झटपटाती हुई कहती है, हे भोलेनाथ, ये अचानक मुझे अग्नि जैसा ज्वलन क्यों महसूस हो रहा है? माँ, भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मुझे जल्दी से गुरुदेव के पास जाना होगा। सुनहरी दर्द में करहाती और झटपटाती हुई मंदिर में पहुंचती है और रोते हुए कहती है, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरा संपूर्ण शरीर अग्नि के ताप जैसा जल रहा है। कुछ कीजिए वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। लगता है किसी ने तुम्हारे सुनहरे नागिन रूप से ईर्ष्या के कारण तुम्हारी केचुली जला दी है। चिंतित ना हो, मैं अभी इसका उपाय करता हूँ। गुरुदेव के दिए अभिमंत्रित लेप के कारण सुनहरी नागिन की तकलीफ कम हो जाती है, जिसके बाद गुरुदेव कहते हैं, सुनहरी, अब तुम ठीक हो, फिर क्यों चिंतित हो? गुरुदेव, मुझे ये रूप और सुंदरता नहीं चाहिए। पर तुम्हारा ये रूप भोलेनाथ का वरदान है। ये कैसा वरदान है गुरुदेव, जो मेरे लिए अभिशाप बन गया है? मेरे इस सुंदर रूप के कारण नागलोक की सभी नागिनें मुझसे नफरत करती हैं। ये सुनहरा रूप मेरे लिए किसी ग्रहण से कम नहीं है। ये रूप तुम्हारे सैकड़ों वर्षों की तपस्या का फल है। तकलीफें जीवन का मूल है, उनसे डटकर लड़ना सीखो, हारना नहीं। गुरुदेव की बातें सुनकर सुनहरी हिम्मत बांधकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर नेत्रा से हो जाती है और नेत्रा कहती है, इन दोनों नागिनों ने मेरा चैन सुकून छीनने की कसम खा रखी है। एक वो चरम रोगी चितकबरी नागिन जो शाम होने के साथ ही विलुप्त प्रतीत होने लग जाती है, और ये दूसरी सुनहरी जो अपनी चमक से दिन हो या चाहे रात हो नागलोक को अपनी चमक से उजागर करती रहती है। तुम्हें क्या हो गया है? अचानक तुम चोरों की भांति नजरें के चुराते फिर रही हो। क्या करूं? तुम्हारा ये सुनहरा रूप मेरी नीली आंखों में कांच की तरह चुभता है, इसलिए अब तुम अपना रूप प्रदर्शन समाप्त करो और मेरा रास्ता छोड़ दो। नेत्रा नागिन का ऐसा बर्ताव सुनहरी को खलने लगता है। वक्त बीतता है, जिसके साथ नेत्रा नागिन चितकबरी को सुनहरी के खिलाफ भड़काती रहती है। एक दिन निगवान नाग सुनहरी के पास आकर उसे अपनी दिल की बात बताते हुए कहता है, सुनहरी, वो मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। हाँ निगवान, कहो क्या बात है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी इच्छा बता रहा हूँ, किंतु तुम अपने विचार बता सकती हो। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो नागलोक के नागराज ने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया। मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। दोनों की बातें नेत्रा सुन लेती है और कहती है, ये सबसे सुनहरा अवसर है। अब तो चितकबरी नागिन के क्रोध का तीसरा नेत्र नेत्रा नागिन ही खोलेगी। विवाह के डंके से पहले ही उसका डंक तुम्हारे सुनहरे अवतार के आर पार हो जाएगा। निगवान के सिंहासन की नागरानी तो मैं ही बनूंगी। नागलोक की मंथरा नेत्रा झटपट रेंगती हुई चितकबरी के पास जाकर कहती है, गजब हो गया चितकबरी, निगवान नाग सुनहरी से विवाह करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुनहरी और निगवान के विवाह से पूर्व ही मैं उस सुनहरी के प्राण सुखा दूंगी, क्योंकि निगवान मेरी चाहत है। मैं उसे मंडप की धधकती ज्वाला के हवाले कर दूंगी, और जैसे ही तू उसमें जहर उतारेगी, मैं तुझ पे कहर बरसाकर तुझे भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। कुछ ही दिनों में सुनहरी के विवाह की बेला आ जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी सुनहरी नागिन निगवान के साथ फेरे लेने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी चितकबरी उसे आग में धकेल देती है। लेकिन जल्दबाजी में सुनहरी के साथ वो स्वयं भी अग्नि कुंड में जा गिरती है, जिसके साथ उसके शरीर का आधा हिस्सा भी अग्नि कुंड की आग में लिपट जाता है। लेकिन सुनहरी को कुछ नहीं होता। तभी चितकबरी चीखते हुए कहती है, बचाओ कोई मुझे, मैं जलना नहीं चाहती, नहीं। सुनहरी नागिन उसे बचाते हुए खींचकर बाहर निकालती है।
जिसके बाद गुरुदेव उसे अभिमंत्रित लेप लगाकर बचा तो लेते हैं, पर उसका आधा शरीर आग से झुलस जाता है। तभी गुरुदेव कहते हैं, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तुम सुनहरी को मारना क्यों चाहती हो? अरे जिस नेत्रा के भड़कावे में आकर तुमने ये सब किया, वो सिर्फ तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये भी मुझसे प्रेम करती है। इसीलिए ये तुम दोनों को लड़वाकर अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। परंतु गुरुदेव, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मैं आग में जली क्यों नहीं। क्योंकि मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। भोलेनाथ इस घटना से पहले ही अवगत थे, इसीलिए उन्होंने इस सुनहरे रूप के साथ तुम्हें वरदान दिया था कि अग्नि की ज्वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे क्षमा कर दो सुनहरी, तुमने मुझे पहले ही आगाह किया था, परंतु मैं इस नेत्रा की बातों में आ गई, इसलिए आज मेरा आधा हिस्सा जला और आधा चितकबरा रह गया। नेत्रा नागिन के किए के लिए उसको आजीवन नागलोक के कारावास में कैद कर दिया जाता है और चितकबरी को क्रोध के ज्वाला में भड़ककर आग से झुलसना पड़ता है।